गैमेट स्टडी सेंटर आप सभी प्रतियोगियों का स्वागत करता है। हम लोग यूपी पीजीटी में इतिहास विषय में आए हुए प्रश्नों पर डिस्कशन करते हुए वर्ष 2010 के प्रश्नों पर पहुंचे हैं और 2 क्लास हम लोगों ने कर ली है। आज वर्ष 2010 के प्रश्नों पर तीसरी क्लास है और इस क्लास में हमारे डिस्कशन का उद्देश्य ये होगा हम एथेंटिक उत्तर प्राप्त कर सकें, साथ में उन प्रश्नों के साथ में जो नए प्रश्न बन रहे हैं उनको भी समझ सकें। हम लोग अपने डिस्कशन को प्रारंभ करने से पहले वही परंपरागत निवेदन और सुझाव कि गैमेट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हो शेयर कर लें, जिससे इस चैनल द्वारा प्रदान किए जा रहे कंटेंट, नोट्स इत्यादि का लाभ जो है और प्रतियोगी उठा सकें। तो चलिए हम लोग जो है आज की अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं, जो होगी क्वेश्चन नंबर 51 से। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 51 आज का। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई है? इसको देखिए, गोला कर लीजिए, क्या कह रहा है, कहाँ की वर्ड है। क्वेश्चन 1 का विकल्प है इटली, नंबर 1 विकल्प, नंबर 2 विकल्प है जापान, नंबर 3 विकल्प है सिंगापुर, नंबर 4 विकल्प है भारत है। तो हमको पता है 1942 में कर्नल मोहन सिंह ने स्थापित किया था आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी, इसे कहते हैं आज़ाद हिंद फौज। ये सबसे पहले 1942 में कर्नल मोहन सिंह ने किया और कर्नल मोहन सिंह बाद में गिरफ्तार हुए। अंग्रेजी सरकार ने को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के कारण जो है ये विघटित हो गया। जो इनका आज़ाद हिंद फौज बनाई गई थी वो विघटित हो गई। तब उसके बाद कब की बात है, हम लोग आते हैं 1943 में, 1943 में। कहाँ पर? सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया, जिसमें सहयोग किया रास बिहारी बोस ने किया। इसमें सहयोग प्राप्त किसने किया? रास बिहारी बोस ने। और यही सिंगापुर में जब सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की तो आज़ाद हिंद फौज की अस्थाई सरकार भी बनाई, अस्थाई सरकार बनाई। अब ये प्रश्न है 1943 में आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया गया था? तो उत्तर क्या है? सिंगापुर है। और देखिए आपके क्वेश्चन का जो ऑप्शन है नंबर 3 वही करेक्ट ऑप्शन इसका है। और अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि अस्थाई सरकार का गठन कहाँ पर किया था? तो वो भी कहाँ पर किया था? सिंगापुर में ही किया था। आज़ाद हिंद फौज के संबंध में कर्नल मोहन सिंह, रास बिहारी बोस की भूमिका और जितने भी तरह के प्रश्न बनते हैं उन सबको बेहतर तरीके से समझना है तो आपको क्या करना होगा? गैमेट स्टडी सेंटर के जो प्लेलिस्ट है पीजीटी वर्ष 2005 का जो पहली क्लास किए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 1 पहले ही क्वेश्चन को जा करके देखिए, आपको A to Z जानकारी मिलेगी। और आज़ाद हिंद फौज से जो भी प्रश्न आते हैं सब उसमें समाहित हैं, आपका प्रश्न गलत नहीं हो सकता है।
हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। 52 है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण था। विकल्प एक है, टीपू द्वारा दरबार से अंग्रेजी रेजिडेंट को हटा दिया गया। दूसरा है, टीपू का फ्रांसीसियों से गठबंधन हो गया। तीसरा था, अंग्रेजों की मैसूर हड़पने की तीव्र इच्छा। चौथा है, टीपू द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार न करना। अब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, उसमें तो ये सब कारण समाहित हैं। अब इसका देखिए कीवर्ड क्या है, तात्कालिक कारण क्या थे। तात्कालिक कारण क्या थे, और तात्कालिक कारण था विकल्प 4 इसमें सही है, उसको हम बाद में समझेंगे कैसे। टीपू द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार न करना, ये चतुर्थ का तात्कालिक कारण था। अब आइए इसको समझने से पहले हम लोग ये समझ लें कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, और कौन सी संधि हुई जो ये खत्म हुआ, समाप्त हुआ। क्योंकि परीक्षा में यही 3-4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, किससे किसके बीच संधि हुई ना, तो उसको समझते हैं। और प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सबको समझ लेते हैं ताकि यहां से आने वाला प्रश्न गलत ना होने पाए। आइए हम लोग देखते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध, ये कितने हुए थे युद्ध बताइए? 4 युद्ध हुए थे। प्रथम कब से कब तक हुआ था? 1767 से 1769, इसको कहते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार है। और यह हुआ था हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। और यह युद्ध समाप्त हुआ था 1769 के 1769 के मद्रास की संधि। जब मद्रास की संधि हुई तब यह युद्ध समाप्त हुआ था, समझ गए। उसके बाद फिर जो है दूसरा, यह हुआ था 1780 से 84, इसको बोलते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय था। इस युद्ध का प्रारंभ तो हैदर अली ने किया था। किसने किया था? हैदर अली ने किया था। लेकिन बाद में जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है तो उनका पुत्र था टीपू सुल्तान, और अंग्रेजों की ओर से था मैकार्टनी। कौन था? अंग्रेजों की ओर से मैकार्टनी था। इनके बीच संधि होती है और उस संधि को कहते हैं मंगलोर की संधि। क्या कहते हैं? मंगलोर की संधि। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अगर पूछे किस संधि के बाद समाप्त हुआ तो हमारा उत्तर आएगा, क्या आएगा? मंगलोर की संधि के द्वारा। फिर तीसरा युद्ध हुआ था 1790 से 92 ईस्वी के बीच में, इसे कहते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और यह युद्ध हुआ था टीपू सुल्तान प्लस गवर्नर जनरल थे कार्नवालिस के मध्य। इसमें जो है संधि हुई थी 1792 ईस्वी में। कौन संधि थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और इस संधि के द्वारा क्या हुआ था? टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध के हर्जाने के रूप में देना पड़ा था, प्लस आधा राज्य अंग्रेजों तथा उनके मित्रों को देना पड़ा था। युद्ध तो समाप्त हो गया,
लेकिन इस युद्ध के बाद भी टीपू सुल्तान ने जो है मन से अंग्रेजों की अधीनता नहीं स्वीकार की, और उसने क्या किया, अपना जो है संस्थागत ढांचा मजबूत करना शुरू कर दिया, अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी, और इसके लिए उसने क्या किया, विदेशियों से संपर्क किया, विदेशियों से सहायता ली, मुख्य रूप से फ्रांस हो गया, मॉरिशस हो गया, इन सब से फ्रांसीसी सहायता प्राप्त की, और उसने स्वयं को सिटीजन टीपू घोषित किया, फ्रेंच रिपब्लिकन से प्रभावित हुआ। इन सबको देख करके तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे, कौन थे, बेलेजली, को यह भी लगा कि टीपू सुल्तान मन से अधीनता स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है, इसलिए इन्होंने जो है युद्ध प्रारंभ किया। और यह युद्ध जो है, इसको कहते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है, और यह हुआ था 1799 में। और इस युद्ध में जब अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम के किले का घेरा डाल दिया, तो वहां लड़ते हुए टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हुआ था। तो अगर तात्कालिक कारण पूछा जाता है तो यह तक अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं था, यही उत्तर होगा। आइए इसको देख लेते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, टीपू और कॉर्नवालिस के बीच मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हो गई थी। ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुआ था, अभी हम लोगों ने देखा। इस संधि के अनुसार टीपू को 3 करोड़ रुपया लड़ाई का हर्जाना और आधा राज्य देना पड़ा। इसके बावजूद टीपू हताश होने वाला नहीं था, उसे शीघ्र ही अपनी शक्ति का पुनः संगठन प्रारंभ कर दिया। वास्तव में वह अंग्रेजों का घोर शत्रु था तथा वह अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता था। वह भारत में अंग्रेजों की सत्ता को ध्वस्त करना चाहता था। इस कार्य में टीपू को विदेशी सहायता की आशा थी, अतः उसने राजनीतिक संबंध स्थापना के लिए काबुल, फारस, अरब और मॉरिशस में अपने राजदूत भेजे। मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ने टीपू को प्रोत्साहन दिया और अनेक फ्रांसीसी उसकी सेना में सम्मिलित हो गए। टीपू फ्रांसीसी प्रजातंत्र फ्रेंच रिपब्लिक का सदस्य हो गया और अपने को नागरिक टीपू, सिटीजन टीपू के नाम से पुकारने लगा। बेलेजली ने उसके इन कार्यों का लक्ष्य भली भांति समझ लिया और शीघ्र ही युद्ध की तैयारी की, और निजाम और मराठों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। जो तत्कालीन 2 महत्वपूर्ण शक्तियां थी, निजाम और मराठा, वो भी अंग्रेजों के साथ में थी। हैरिस, जनरल स्टुअर्ट और गवर्नर जनरल का भाई आर्थर बेलेजली के सेनापतित्व में फरवरी 1799 में टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई। अंग्रेजी सेनाओं ने उसके राज्य पर पूर्व और पश्चिम से आक्रमण किया। टीपू ने बड़ी वीरता से सामना किया, परंतु सदाशीर और मलाली नामक स्थानों पर उसकी हार हुई। तत्पश्चात विजयी सेनाओं ने उसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। टीपू ने अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त किया। उसकी मृत्यु के बाद राज्य का विभाजन कर दिया गया। अब विभाजन करके किस किस को मिला देखिए, कनारा, कोयम्बटूर, दारापुरम और श्रीरंगपट्टनम के भूक्षेत्र अंग्रेजों को प्राप्त हुए। गुटी, गुरमकोंड, चित्तलदुर्ग का कुछ भाग निजाम को मिला।
जो प्रदेश मराठों को देने थे उन्हें भी निजाम तथा अंग्रेजों ने आपस में बांट लिया, क्योंकि मराठों ने उसे लेने से इनकार कर दिया था। मैसूर राज्य का शेष भाग वाडियार वंश के राजा चामराज के पुत्र कृष्ण चामराज को दे दिया गया। इस युद्ध की सफलता के फलस्वरूप बेलजली जब अपने देश गया तब उसको उपाधि दी गई मार्क्विस ऑफ बेलेजली की। मार्क्विस ऑफ बेलेजली की उपाधि दी गई, उस उपाधि से उसको विभूषित किया गया। अब आपने जो है आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में महत्वपूर्ण चीजें समझ ली हैं। हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 53 है 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण था। विकल्प एक है विद्रोह का सीमित क्षेत्रों में होना, दूसरा था जनता का विद्रोह में भाग न लेना, तीसरा था संगठन एवं नेतृत्व का अभाव, चौथा था सैनिक दमन। करा असफलता का क्या कारण था जो 1857 में विद्रोह हुआ था, उसके बारे में आपको पता है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वह है, सबसे महत्वपूर्ण कारण आप समझिए क्या है, कारण तो सब हो सकते हैं। नंबर 3 है विकल्प में संगठन एवं नेतृत्व का अभाव। ये सबसे महत्वपूर्ण था। अगर नेतृत्व अच्छा मिले, संगठन मजबूत हो, तो बड़े से बड़े युद्ध को, बड़े से बड़े कार्य को किया जा सकता है। आइए इसको समझते हैं कैसे। 1857 के विद्रोह के असफल होने का सबसे बड़ा कारण था संगठन का अभाव। जहां अंग्रेजी सेना संगठित व आधुनिक हथियारों से सुसज्जित थी, वहीं भारतीय योद्धाओं में उद्देश्य, स्थान व क्षेत्र की भिन्नता के कारण कोई मजबूत संगठन नहीं तैयार हो सका, क्योंकि कोई अखिल भारतीय साम्राज्य तो था नहीं। बहादुर शाह भी बहुत थोड़े से स्थान पर अपनी सत्ता चला रहे थे और पूर्णतः अंग्रेजों पर ही आश्रित थे, और विभिन्न क्षेत्रों से वहाँ के सामंतों ने विद्रोह किया था, इसलिए उनको उद्देश्य, स्थान और क्षेत्र, इसके कारण वो मजबूत संगठन नहीं बना पाए। इसीलिए वह विद्रोह अखिल भारतीय आंदोलन का स्वरूप धारण नहीं कर सका। यहाँ से क्या मिला? संगठन का अभाव, निश्चित उद्देश्य का अभाव था। विद्रोहियों ने अलग अलग उद्देश्य को लेकर के विद्रोह किया था, जो निजी स्वार्थ से प्रेरित था। उनमें से आंतरिक स्तर पर कोई राष्ट्रीय भावना कार्य नहीं कर रही थी। तो किसी को पेंशन नहीं मिली थी तो पेंशन प्राप्त करना चाहते थे, किसी के राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था तो अपने राज्य को वापस पाना चाहते थे, किसी को अंग्रेजों ने सम्मान नहीं दिया था तो सम्मान प्राप्त करना चाहते थे। तो सब अपने निजी स्वार्थ से प्रेरित थे। अगर अंग्रेज उनके निजी स्वार्थ को पूरा कर देते तो आंदोलन से हो सकता था बाहर भी हो जाते। ये मामला है। देशव्यापी कुशल नेतृत्व का अभाव था। बहादुर शाह वृद्ध और दुर्बल व्यक्ति थे जो एक कुशल नेतृत्व प्रदान करने में असमर्थ रहा। जब 10 मई में मेरठ में विद्रोह हुआ तो सभी विद्रोही भाग करके कहाँ दिल्ली आ रहे थे, और उन्हें दिखाई पड़ रहा था कि मुगल सम्राट से अंग्रेजों से सत्ता छीनी है, इसलिए हमारा नेतृत्व मुगल सम्राट ही कर सकते हैं। तो उनसे नेतृत्व की प्रार्थना की, और उस समय उनकी उम्र बहुत अधिक थी और उनसे जो है कुशल नेतृत्व नहीं किया जा सका। नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बख्त खान, हजरत महल आदि क्रांतिकारी नेता यद्यप अपने इरादों के पक्के और योग्य थे, किंतु उनका नेतृत्व अखिल भारतीय स्तर पर नहीं था और ना ही उनमें कोई तालमेल था। वह एक दूसरे के प्रति उदासीन थे। विद्रोहियों के साधन सीमित थे, जबकि अंग्रेजों के पास सुसज्जित सेना के साथ साथ परिस्थितियां भी उनके अनुकूल थी। अधिकांश देशी नरेश एवं सामंतों का राजभक्त बने रहना। बहुत से सिंधिया के बारे में बात कही जाती है। जब विद्रोह समाप्त हुआ, कैनिंग में कहा था कि इन्हीं जमींदारों ने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य किया। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 1857 के विद्रोह की विफलता का
कारण क्या था? अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या है 54। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई। विकल्प 1 है 1885 में, विकल्प 2 है 1870 में, विकल्प 3 है 1895 में, विकल्प 4 है 1875 में। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, पहले तो समझे इसकी स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद ने। ठीक, इन्होंने की थी। हुआ क्या था? 1875 में अलीगढ़ विद्यालय, अलीगढ़ में एक विद्यालय खोला इन्होंने, और यह विद्यालय था प्राथमिक स्कूल था, प्राथमिक विद्यालय था। यही विद्यालय जो है 1877 में बदल गया मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में, ओरिएंटल कॉलेज में बदल गया। अब इस एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संबंध में 2-3 बातें। एक था, इस कॉलेज के लिए भूमि किसने दी? भूमि को दिया था यूपी के गवर्नर थे म्योर। यूपी गवर्नर कौन थे? म्योर ने भूमि दिया था। दूसरा, इसका शिलान्यास, एक बार प्रश्न पूछा है किसी परीक्षा में कि शिलान्यास कौन किया था? शिलान्यास किया था तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लिटन, लॉर्ड लिटन ने किया था। और इसके जो है प्रथम प्रिंसिपल, प्राचार्य थे थियोडर बेक, थियोडोर बेक थे। और यही जो है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1920 में जाकर के AMU में परिवर्तित हो जाता है। AMU मतलब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो जाता है। और इसमें देखिए विकल्प क्या दिया है? चौथा 1875, इसलिए विकल्प जो है चौथा यही सही विकल्प है। इसको और बेहतर समझना है, पहले पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। सर सैयद अहमद ने एक और तथ्य जान लीजिए, 1864 ईस्वी में गाजीपुर में, कहां पर? गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी, आपके पीजीटी में पूछा गया है, शायद पीजीटी 2016 में पूछा गया है कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो यहां से समझ लीजिए कि 1864 में गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद ने की थी, जिसका बाद में अस्थायी कार्यालय अलीगढ़ में स्थापित किया गया। क्लियर? शिक्षा के प्रसार प्रसार के लिए सर्वप्रथम 24 मई 1875 को महारानी विक्टोरिया के वर्षगांठ के अवसर पर अलीगढ़ स्कूल नामक, अलीगढ़ स्कूल नाम से प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी स्कूल की स्थापना की गई। फिर 8 जनवरी 1877 में इसे मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज नाम दिया गया। इसे भूमि प्रदान की बात हुई थी उत्तर प्रदेश के गवर्नर म्योर ने। शिलान्यास किया था लॉर्ड लिटन ने इस कॉलेज का, और इसके प्रथम प्रिंसिपल थे थियोडर बेक बने। फिर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में ये परिवर्तित हुआ है। पहले भी सर सैयद अहमद के संबंध में प्रश्न पूछा गया है, उसमें हम लोगों ने इसकी व्याख्या की है संपूर्ण की। आगे आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 54 पर। निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है विकल्प राष्ट्रीय गान बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचा था। दूसरा है भारतीय झंडे में सबसे ऊपरी पंक्ति हरे रंग की है। तीसरा है वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गान है। और चौथा है स्वतंत्र भारत का झंडा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। आइए हम इन चारों विकल्पों का
परीक्षण कर लेते हैं और देखते हैं इसमें कौन सा विकल्प गलत है और कौन सा सही है। और इसमें पूछता सही वाला विकल्प पूछ रहा, सत्य। इस कीवर्ड को पकड़िए। कह रहे राष्ट्रीय गान बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचा है। पहले तो राष्ट्रीय गान या राष्ट्रगान किसको कहते हैं ये समझिए। तो किसको कहते हैं आप लोगों ने सबको पता है, जन गण मन। जनगण मन अधिनायक जय हो ना, यही है हमारा राष्ट्रीय गान। अब क्लियर हो गया होगा कि इसकी रचना किसने की है। बहुत सही, रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। टैगोर ने की है। और इसको जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। क्लियर हुआ। तो इसका मतलब है ए वाला विकल्प जो दिया है गलत है ना। अगला है भारतीय झंडे में सबसे ऊपरी पंक्ति हरे रंग की है। आपने तिरंगा झंडा देखा है, ये आपका तिरंगा झंडा हो गया, चक्र हो गया। कह रहे हैं सबसे ऊपरी पंक्ति हरे की है, नीचे की हरे की है, सबसे ऊपर केसरिया है और बीच में कौन था, श्वेत रंग है, सफेद रंग है। तो इसका मतलब यह भी गलत है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गान है। वंदे मातरम, वंदे मातरम राष्ट्रीय गान नहीं है, राष्ट्रीय गीत है। और इसकी रचना कौन किया है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। इनका एक उपन्यास है आनंद मठ। क्या नाम उपन्यास का, आनंद मठ है। उसी से वंदे मातरम को लिया गया है और इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। और चौथी बात है, यह भी गलत हो गया। चौथी बात है स्वतंत्र भारत का झंडा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ये सही है, पूर्णतः सही है। और एक चीज और जान लीजिए इसी समय झंडा गीत के बारे में, हो सकता है कभी पूछे। झंडा गीत, जब झंडारोहण किया जाता है उसके बाद एक गीत गाया जाता है, उस गीत को झंडा गीत कहते हैं। अभी हम याद करवा देते हैं वो कौन सा है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये झंडा गीत है। तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस गीत की रचना की है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने, जिनकी उपाधि क्या है, पार्षद की। श्यामलाल गुप्त पार्षद ने इस झंडा गीत की रचना की है। और यह 1938 में जब हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसी समय से अपनाया गया है। अब आपको सही उत्तर मिल गया। चलें आगे। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर है 56। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को किसने पुनर्जीवित किया। विकल्प 1 है देवेंद्रनाथ टैगोर ने, 2 है रविंद्रनाथ टैगोर, 3 है दयानंद सरस्वती, 4 है ताराचंद्र चक्रवर्ती। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में पता है राजा राम मोहन राय ने किया था। 1833 में ब्रिस्टल, कहाँ है, इंग्लैंड में गए थे। वहाँ मस्तिष्क ज्वर होने के कारण जो है राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने लेकिन 1830 में ब्रह्म समाज का जो है क्या लिखा था, न्यास पत्र लिखा था। न्यास पत्र लिखा था और उसमें लिखा था, प्रन्यास पत्र लिखा था और बताया था कि उनके बाद जो है ब्रह्म समाज को चलाने के लिए उत्तराधिकारी होंगे द्वारका नाथ टैगोर।
टैगोर और रामचंद्र विद्यावागीश। रामचंद्र विद्यावागीश होंगे। उसके बाद इन लोगों ने 10 वर्षों तक ब्रह्म समाज को अच्छे से चलाया। उसके बाद फिर 1843 में ब्रह्म समाज की बागडोर गई देवेंद्रनाथ टैगोर के, ये द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र थे और रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर पे गई। उन्होंने ही ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किया और एक ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में विकसित किया। और देखिए विकल्प 1 में देवेंद्रनाथ टैगोर दिए गए हैं, उसको तुरंत मारिए खट से। देवेंद्रनाथ टैगोर विकल्प 1 सही है। 1830 में ब्रह्म समाज का ट्रस्ट डीड लिखा गया, प्रन्यास पत्र लिखा गया, जिसमें राजा राम मोहन राय ने अपनी मृत्यु के बाद अपने 2 शिष्य महर्षि द्वारकानाथ टैगोर, पंडित रामचंद्र विद्यावागीश को ब्रह्म समाज का संचालक नियुक्त किया था। उन्होंने 10 वर्षों तक ब्रह्म समाज का संचालन किया। इसके बाद द्वारिकानाथ टैगोर के पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर ने 21 दिसंबर 1843 को ब्रह्म समाज की बागडोर अपने हाथों में ली। ब्रह्म समाज में नव प्राण का संचार किया और ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में प्रतिस्थापित करने का श्रेय देवेंद्रनाथ टैगोर को जाता है। इनके संबंध में एक तत्वबोधनी सभा और तत्वबोधनी पत्रिका, ब्रह्मोपासना, एक प्रश्न बनता है कि ब्रह्मोपासना किससे संबंधित है, तो ब्रह्म समाज से संबंधित है, जिसे देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही प्रारंभ किया था। तो आपको सही उत्तर मिल गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 57 है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? विकल्प 1 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विकल्प 2 है BR शिंदे, विकल्प 3 है नारायण गुरु, विकल्प 4 है ज्योतिबा फूले, विकल्प 4 ज्योतिबा फूले यही सही विकल्प है। इन्होंने 1873 में क्या सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिनका उद्देश्य क्या था? ब्राह्मणों एवं उनके धर्म के शोषण से निम्न जातियों को बचाना था। निम्न जातियों को बचाना इनका उद्देश्य था। किसका उद्देश्य था? ज्योतिबा फूले का। और इन्होंने जो है, एक और प्रश्न पूछा जाता है, 1872 में एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, पुस्तकें तो कई लिखी हैं, जो एक प्रसिद्ध है गुलामगिरी, इसको भी याद रखिए। गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? 73 में संशोधक, उससे 1 साल पहले 1872 में गुलामगिरी लिखा था। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पहले भी पूछा जा चुका है। आपको पीजीटी प्ले लिस्ट में जाना है, वर्ष 2004 के 4ठी क्लास के क्वेश्चन नंबर 87 को देखना है, संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 58 है, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1 है सरदार वल्लभ भाई पटेल, 2 है महात्मा गांधी, 3 है बाबा रामचंद्र, 4 है बाल गंगाधर तिलक। खेड़ा है कहाँ? खेड़ा है गुजरात का तालुका है, गुजरात का तालुका है। ये बात है 1918 की। कब की बात है? 1918 की बात है। यहां पर अकाल पड़ा और प्लेग से लोग परेशान हुए और इन लोगों ने सरकार से मांग की कि लगान की अदायगी पर रोक लगाई जाए। लगान की अदायगी ना की जाए, मतलब लगान इस बार उनसे न वसूला जाए, यह मांग वहां के पाटीदार किसानों ने किया और जिनका नेतृत्व मनोहर लाल पांड्या ने किया था।
पांड्या ने किया। फिर बाद में जो है मार्च में 22 मार्च 1918 को महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को अपने हाथों में ले लिया। गांधी जी ने लिया और सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। क्या प्रारंभ किया? सत्याग्रह प्रारंभ किया। इनके सत्याग्रह के कारण अंग्रेजों ने कहा, अंग्रेज सरकार ने कहा, जो किसान समर्थ हैं, सक्षम हैं और लगान दे सकते हैं वह लगान दें, जो सक्षम नहीं है वह लगान ना दें। तो आंदोलन सफल हुआ। इसलिए हम लोग जब बात करते हैं गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलनों में, उसमें चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद आता है ना। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, मतलब उन्होंने 2 किसान आंदोलन और 1 श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व करते हुए भारतीय राजनीति के क्षितिज पर चमकने लगे। ये बात कही जाती है इनके बारे में। आपका सही उत्तर क्या है? विकल्प 2 कि मनोहर लाल पांडे इसमें है नहीं, महात्मा गांधी हैं, इसलिए विकल्प सही होगा। आइए इसको देख लेते हैं तेजी से। गुजरात के खेड़ा के कुनबी पाटीदार किसानों ने वर्ष 1918 में अकाल पड़ने और प्लेग के कारण भू राजस्व की उगाही सरकार से स्थगित करने की प्रार्थना की, किंतु सरकार ने किसानों की प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। फलतः मोहनलाल पांड्या के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन खड़ा कर दिया। 22 मार्च 1918 को महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को अपने नेतृत्व में लेते हुए इसे सत्याग्रह का स्वरूप प्रदान किया, जिससे विवश होकर सरकार ने एक दस्तावेज जारी कर केवल समर्थ किसानों से लगान वसूल करने का आदेश दिया। इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक। इसके अलावा गुजरात किसान सभा, गुजरात सभा ने भी इस आंदोलन में किसानों का साथ दिया। समझ गए? आगे चलें। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 59। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था? विकल्प 1 है लाहौर 1909, 2 है मद्रास 1927, 3 है त्रिपुरी 1939, 4 है रामगढ़ 1940। अब इसमें देखिए कीवर्ड क्या है? अध्यक्ष चुना गया। तो आइए हम लोग समझते हैं 1938 में क्या हुआ था। 1938 में हरपुरा में अधिवेशन हुआ। हरपुरा कहाँ है? गुजरात में है। एक बार पूछा है गुजरात के किस जिले में है? मेहसाणा में है। किसमें है? मेहसाणा में है। यहां पर जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। इसी में राष्ट्रीय, इस अधिवेशन का महत्व समझिए, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ। एक प्रश्न पूछता है, राष्ट्रीय नियोजन समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? इसका अध्यक्ष बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को, पीटी नेहरू को बनाया गया। राष्ट्रीय नियोजन समिति क्या थे? नेशनल प्लानिंग कमेटी थी, जो भारत के विकास के लिए ब्लूप्रिंट देती, उसके लिए किया गया था। और तीसरा था जो रजवाड़ों में, अभी तक कांग्रेस क्या करती थी, रजवाड़े और शेष भारत को आंदोलन के लिए अलग अलग देखती थी। यही 1938 के अधिवेशन से रजवाड़ों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया गया। स्वतंत्रता आंदोलन को जो रजवाड़ों में हो रहा था, को समर्थन कांग्रेस द्वारा देने का निर्णय इसी 1938 के अधिवेशन में लिया गया था। ये बात है कब की? 1938 की। और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि अध्यक्ष का चुनाव कब हुआ ना? तो कांग्रेस में पहली बार अध्यक्ष पद पर चुनाव हुआ था
1939 में। कब हुआ था? 1939 में। और यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? त्रिपुरी में। अगला प्रश्न है, त्रिपुरी है कहां? त्रिपुरी है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहां है? जबलपुर में। जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ। यहां पर हुआ पहली बार जो है अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। 2 प्रत्याशी मैदान में थे। एक थे सुभाष चंद्र बोस, एक थे बोस, दूसरे थे प्रत्याशी दूसरे थे पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया महात्मा गांधी के समर्थित उम्मीदवार थे अध्यक्ष पद के लिए। और जब ये चुनाव हुआ तो इनको 1370 वोट मिले और बोस को 1580 वोट मिले। समझ गए? तो 1370 गांधी का समर्थित प्रत्याशी था, उसको 1370 वोट मिल रहे हैं और सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिल रहे हैं। तो गांधी के प्रत्याशी को हरा करके सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद पर काबिज हो गए। तो इसी समय गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। बहरहाल बोस जी चुनाव जीत गए और उन्होंने जो है कांग्रेस की कार्यकारिणी का गठन करने का प्रयास किया। कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न में गांधी जी से उनका मन मुटाव हो गया और मन मुटाव होने के कारण उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और जब वो इस्तीफा दिए तो शेष जो कार्यकाल था उसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष का कार्य किए। ये भी पूछा जाता है सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद जो है अध्यक्ष पद किसने संभाला। तो अब देखो हमारा जो प्रश्न था उसका उत्तर तो मिला ना। ये क्या है? त्रिपुरी है। इसमें देखिए विकल्प 3 क्या है? त्रिपुरी अधिवेशन है। यही सही विकल्प है इसमें। और आइए एक बार तेजी से हम लोग इसको देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के 51वां अधिवेशन जो हरिपुरा गुजरात हुआ, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसी अधिवेशन में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में रजवाड़ों को भी शामिल किया गया। 23 पढ़ दे रहे हैं क्योंकि अभी चर्चा हो चुकी है। 52वां 52 अधिवेशन 10 मार्च 1939 को त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए सुभाष चंद्र बोस गांधी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के बीच मतदान हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने सीतारमैया को 1377 के मुकाबले 1580 मतों से पराजित किया, परंतु अपनी कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। क्लियर? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर है 60। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT सबको पता है। NCERT की पुस्तकें किसी भी कंपटीशन की तैयारी करिए तो कहा जाता है कि NCERT की पुस्तकें जरूर पढ़िए, बेसिक और महत्वपूर्ण जानकारी उसमें है। तो ये पूछ रहे हैं NCERT की स्थापना कब की गई? विकल्प है 1952 में, दूसरा है 1954 में, तीसरा 1956 में, तीसरा 1961 में। NCERT की स्थापना 1 सितंबर 1961 में हुई। इसका जो मुख्यालय है अरबिंदो मार्ग है। कहां पर है? अरबिंदो मार्ग नई दिल्ली में है, यहीं पर है। तो अब विकल्प में देखिए 1961 किसमें है? चौथा है, इसलिए 4th आंसर इज करेक्ट आंसर है। आइए इसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना 1 सितंबर 1961 को की गई। इसका मुख्यालय अरबिंदो मार्ग नई दिल्ली है। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? भारत में स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना था। ठीक, इसका कार्य क्षेत्र क्या था? कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, CBSE और अन्य बोर्डों के लिए पाठ्यक्रम का सुझाव, शैक्षिक नीतियों और योजनाओं पर सलाह देना और राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मूल्यांकन करना। समझ गए इसका?
यही उद्देश्य था। और आगे हम लोग चलते हैं। एनसीईआरटी 1 सितंबर 1961 समझ में आ गया है। अगला प्रश्न लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 61 है, अखिल भारतीय कांग्रेस के 1989 के बंबई अधिवेशन में कितनी भारतीय महिलाओं ने भाग लिया? विकल्प 1 है 10, 2 है 8, विकल्प 3 है 5, विकल्प 4 है 7। ए है 1889 का कांग्रेस का बंबई अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे कौन थे? एक अंग्रेज थे, विलियम बेडनबर्ग। बेडनबर्ग, इनके बारे में आप लोग जानते होंगे। ह्यूम की जीवनी लिखा थी इन्होंने, और कांग्रेस को क्या कहा था? डफरिन के दिमाग की उपज कहा था। और इसी 1889 में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार महिलाएं उपस्थित हुई। पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। यद्यपि वो इन लोगों ने भाषण नहीं दिया, संचालन नहीं किया, लेकिन पहली बार वो उपस्थित हुई थी महिलाएं। पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। जो महिलाएं उपस्थित थी वो सब 10 महिलाएं थी। इन 10 में 5 भारतीय थी। भारतीय महिलाएं कितनी थी? 5 थी। इसमें एक प्रमुख नाम है कादम्बनी गांगुली का, जिनके बारे में हम लोग अगले किसी एक प्रश्न में चर्चा कर लेंगे। तो इस तरह से 1889 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें देखिए महिलाओं, भारतीय महिलाएं कह रहा। अगर महिलाएं कहा था 10 सही हो जाता, लेकिन प्रश्न भारतीय महिलाएं हैं तो 5 थी, इसलिए विकल्प नंबर 3 इसमें सही है। आइए देख लेते हैं। कांग्रेस का 5वां अधिवेशन 1989 में बंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता विलियम बेडनबर्ग ने की। इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया, जो इस समय का एक ऐतिहासिक कदम था, हिस्टोरिकल स्टेप था। इस समय कुल 10 महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें 5 भारतीय महिलाएं थीं, जिसमें कादम्बनी गांगुली, आनंदीबाई जोशी, स्वर्ण कुमारी देवी, इन सब के नाम प्राप्त होते हैं। इसी अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया और कांग्रेस की एक ब्रिटिश कमेटी का गठन किया गया। कहां पर? लंदन में। यह निर्णय लिया गया कांग्रेस की एक ब्रिटिश कमेटी बनेगी, जिसका मुख्यालय लंदन में होगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, दिल्ली शहर का निर्माण किसने करवाया? 1 है महेंद्रपाल, विकल्प 2 है अनंगपाल, विकल्प 3 है धर्मपाल, विकल्प 4 है जयपाल। तो दिल्ली शहर का निर्माण तोमर वंश के शासक थे अनंगपाल, इन्होंने करवाया है। इसका प्राचीन नाम था ढिल्लिका। ढिल्लिका था, और यहीं पर उन्होंने लाल कोट का किला बनवाया था। लाल कोट किला बनवाया था। इसी पर जो है राय पिथौरा का किला बाद में चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। राय पिथौरा का किला, इसीलिए पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा की उपाधि भी प्राप्त है। तो दिल्ली या ढिल्लिका किसने बनवाया था? अनंगपाल ने। विकल्प 2 में देखिए अनंगपाल आपको दिखाई पड़ेंगे, उसको करेक्ट मानिए। अनंगपाल तोमर लगभग 8वीं-9वीं शताब्दी को दिल्ली या ढिल्लिका का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने लालकोट नामक किला बनवाया, जिसे दिल्ली का प्रारंभिक केंद्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्राग ज्योतिष प्राचीन नाम था, इससे पहले ही प्रश्न पूछा गया है। विकल्प 1 है कामरूप का, विकल्प 2 है मेघालय का, विकल्प 3 है असम का, विकल्प 4 है शिलांग का। तो इससे पहले पूछा गया था, उसमें कामरूप विकल्प में नहीं था, गुवाहाटी विकल्प में था। तो प्राग ज्योतिष क्या है? गुवाहाटी एवं उसके आसपास का क्षेत्र। आधुनिक में
वर्तमान में ये समझिए इस तरह से, वर्तमान में गुवाहाटी और उसके आसपास का जो क्षेत्र था उसको प्रागज्योतिष नगर या प्रागज्योतिष कहा जाता था। एक गुवाहाटी और उसके जो आसपास का क्षेत्र था उस समय असम कहलाता था, और इसी असम का जो प्राचीन नाम है, असम का प्राचीन नाम है वो है कामरूप। क्या नाम है? प्राचीन नाम है कामरूप। और अब विकल्प पर आइए तो पहला विकल्प क्या दिया है? कामरूप दिया है, इसलिए विकल्प एक सही है। इससे पहले 2009 में भी प्रश्न आया है, लेकिन वहां पर कामरूप ना विकल्प होकर के गुवाहाटी है, ठीक है, तो वहां पर हम गुवाहाटी को सही करते हैं, लेकिन यहाँ पर गुवाहाटी नहीं है। और ये पूरा एरिया असम है और उसका प्राचीन नाम पूछ रहा है, तो हम लोग किस पर आते हैं? कामरूप पर आते हैं। समझ गए? प्राग का अर्थ होता है पूर्व दिशा, और ज्योतिष का अर्थ होता है ज्योति या प्रकाश, अर्थात प्राग ज्योतिष का अर्थ हुआ पूर्व का ज्योतिर्मय प्रदेश। समझ गए? यह स्थान कामरूप प्राचीन असम के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे आगे चलकर कामाख्या देवी और तंत्र साधना का केंद्र भी माना गया। आज का गुवाहाटी और उसके आसपास का क्षेत्र असम प्राचीन प्राग ज्योतिष माना जाता है। दोनों बातों को लेकर यहाँ कर दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। प्रश्न है 64 है, राजगोपालाचारी योजना के बारे में सही कथन है। विकल्प एक है उसने मुस्लिम लीग को कोई सुविधा नहीं दी। विकल्प दो है अनेक कांग्रेस नेताओं ने विरोध किया। 3 हिंदू महासभा ने स्वागत किया। 4 है कृषि प्रस्ताव को प्रभावित किया। इसमें कह रहा है योजना के बारे में सही कथन है। समझ रहे हैं? अब राजगोपालाचारी योजना क्या है? एक है CR फार्मूला का नाम सुना होगा। CR फार्मूला क्या है? इन्हीं का राजगोपालाचारी का पूरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो उन्होंने जो है एक फार्मूला दिया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता कराने के लिए। गांधी जी के समर्थन से एक फार्मूला दिया था 1944 में, और इस फार्मूले का लबोलुआब मतलब अंतिम निर्णय है कि उसने मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान की मांग को मान लिया था। बस उसमें यह था, मांग को मान लिया था, यह था कि जब भारत स्वतंत्र होगा तब यह फार्मूला लागू होगा। और उस फार्मूले को मोहम्मद अली जिन्ना मानने को तैयार नहीं थे। गांधी जी ने मध्यस्थता की, और इसी समय गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। और इस फार्मूले का कांग्रेस के अनेक नेताओं ने विरोध किया था। कि बारे में सही कथन क्या है? तो बारे में है विकल्प 2, अनेक कांग्रेस जनों ने इसका विरोध किया था। उनका कहना था कि यह जो फार्मूला है भारत के विभाजन का द्वार खोल रहा है, इसलिए इस फार्मूले को नहीं मानना चाहिए। समझ गए? और ये प्रश्न आया है राजाजी फार्मूले पर। PGT 2002 में जाइए, पहली क्लास के क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, तो राजाजी फार्मूले के संबंध में 4-5 पॉइंट जो हैं आपको मिल जाएंगे, वहां से देख लीजिए। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 65 है, जिन्ना के बारे में एक सही कथन है। नंबर 1 होम रूल आंदोलन का समर्थन किया। नंबर 2 असहयोग आंदोलन का विरोध किया। नंबर 3 बेबल योजना अस्वीकार की। इन तीनों कथन सही है। तो ये अभी जस्ट 2009 का हम लोग जो पेपर कर रहे थे तो उसमें आया है, इसलिए इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। होम रूल आंदोलन का समर्थन किया था जिन्ना ने। असहयोग आंदोलन के तरीकों से नाराज थे और कांग्रेस छोड़ दी थी जिन्ना ने। बेबल योजना अस्वीकार कर दी थी
क्योंकि इनका तर्क था जब शिमला सम्मेलन होगा, कार्यकारिणी का विस्तार होगा, उसमें जो है मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि मुस्लिम लीग को माना जाएगा। कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी और इन तीनों कथन सही है, इसलिए विकल्प 4 इसमें सही है। आपको इसको तत्काल जा करके प्लेलिस्ट पीजीटी पर, इससे पहले का जब हम लोग 2009 का पेपर किए थे 5वीं क्लास के क्वेश्चन नंबर 121 में देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 66 है, ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित हैं? विकल्प 1 है इंद्र व अग्नि, विकल्प 2 है यम व यमी, विकल्प 3 है उषा व सूर्य, विकल्प 4 है मित्र व वरुण। इंद्र के बारे में तो सहस्त्र स्तंभों की बात की गई है, लेकिन अग्नि के बारे में इस तरह से कोई बात नहीं हुई है, इसलिए इस विकल्प में थोड़ी संभावना जाती थी, वो भी खत्म हो गई है। और इसमें चौथा विकल्प मित्र और वरुण सही है। कैसे सही है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। वरुण का उल्लेख प्रायः मित्र के साथ मित्र वरुणों के रूप में आता है। अलंकारिक रूप से वेदों में वर्णन किया गया है, परम व्योम में स्थित अपने भवन में बैठे हुए वरुण विश्व के संपूर्ण कार्यकलाप का निरीक्षण करते हैं। उनका भवन माने सरसु अत्यंत महान है, वह बहुत ऊंचा है और सहस्त्र स्थूणों माने स्तंभों पर खड़ा है। सहस्त्र स्तंभों पर उनका भवन खड़ा है। यहां से इस उत्तर को समझिए। आगे चलते हैं हम लोग। भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया? नंबर 1 मध्य देश, नंबर 2 विकल्प कुरुक्षेत्र, विकल्प नंबर 3 गंगा का मैदान, विकल्प नंबर 4 सप्त सैंधव प्रदेश। तो बताइए, इससे पहले भी इस तरह का प्रश्न पूछा गया है, तो उन्होंने बनाया था अपना विकल्प 4 है सप्त सैंधव प्रदेश, विकल्प 4 सही है। ये जो सप्त सैंधव प्रदेश है, सैंधव प्रदेश जब आए हैं तो पहले यहीं पर निवास किए हैं। इसमें पंजाब की 5 नदियां और राजस्थान की 2 नदियां सरस्वती और दोसदती, सरस्वती और दोसदती सम्मिलित हैं। यहीं पर आर्यों ने वेद के, ऋग्वेद के प्रारंभिक सूक्तों की रचना की है। यहीं पर जो है आर्यों ने वेद के प्रारंभिक सूक्तों की रचना की है। विकल्प 4 इसमें सही है। और इसको और बेहतर जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पीजीटी पर जाइए, 2003 के पहली क्लास के क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 68 है, यजुर्वेद में मंत्रों से देवताओं का आह्वान करने वाले को क्या कहा जाता था? विकल्प 1 है उद्गाता, 2 है होता, 3 है याज्ञिक, 4 है आचार। तो जितने भी वेद हैं, हर वेद का पुरोहित होता है। सभी वेदों के अपने अपने पुरोहित होते हैं और वह जो है देवताओं का आह्वान भी करते हैं। तो जानिए किसके किसके कौन कौन से पुरोहित होते हैं। ऋग्वेद है, इसके पुरोहित को होत्रु या होता कहा जाता है। इसमें देखिए होता है, ये ऋग्वेद का है। उसका सामवेद है, सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है, उद्गाता कहा जाता है। यजुर्वेद है, इसके पुरोहित को अध्यर्वयु कहा जाता है। और अब बचा कौन? अथर्ववेद, अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। इनको यज्ञ का निरीक्षक भी माना जाता है। परीक्षा में पूछा गया है यज्ञ के निरीक्षक कौन है, तो ब्रह्मा है।
अब चारों वेद तो हो गए, अब लेकिन विकल्प में तो है ही नहीं। तो विकल्प में इसलिए नहीं है क्योंकि अध्वर्यु को याज्ञिक भी कहा जाता है। अध्वर्यु का एक दूसरा नाम याज्ञिक है, इसलिए विकल्प 3 इसमें सही है। यही आगे टेबल के माध्यम से दिखाया गया है, इसको जल्दी से देख लीजिए। ऋग्वेद के होता, यजुर्वेद के अध्वर्यु या याज्ञिक, सामवेद के उद्गाता, अथर्ववेद के ब्रह्मा, जिनको निरीक्षक भी कहा जाता है। प्रश्न है 69, किस वेद में दवाओं का विवरण मिलता है? विकल्प 1 है ऋग्वेद, विकल्प 2 है सामवेद, विकल्प 3 है यजुर्वेद, विकल्प 4 है अथर्ववेद। दवाओं का माने औषधि का विवरण किसमें मिलता है? ये अथर्ववेद में मिलता है, इसलिए विकल्प 4 इसमें सही है। लेकिन अथर्ववेद से और कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उनको समझ लिया जाए। अथर्ववेद के प्रथम दृष्टा कौन थे? अथर्वा ऋषि के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा गया। अथर्ववेद को अथर्ववेद इसलिए कहा गया, इसके प्रथम दृष्टा अथर्वा ऋषि थे। इस वेद के जो द्वितीय दृष्टा थे अंगिरस ऋषि थे, अतः इसे अथर्वा अंगिरस वेद भी कहा गया। अथर्वा अंगिरस वेद भी कहा गया। यह चारों वेदों में अंतिम और सर्वाधिक लोकप्रिय वेद है। अगर पूछा जाए सर्वाधिक लोकप्रिय वेद कौन सा है, तो कौन सा है? अथर्ववेद पर जाएगा हमारा उत्तर। इस वेद में यज्ञ के भिन्न विषयों का संकलन है। यज्ञ के जितने भिन्न भिन्न विषय हैं संकलन है। वैदिक परंपरा में इसे ब्रह्मवेद कहा गया है। ब्रह्मवेद किसको कहा गया है? अथर्ववेद के। इसके अधिकांश मंत्र लौकिक जीवन से संबंधित हैं, जैसे रोग निवारण, अंधविश्वास, वशीकरण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, प्रेम, दवाओं या औषधियां, राज्याभिषेक, अतिथि सत्कार, गाय का महत्व, विवाह संस्कार, ये सब अथर्ववेद में है दिया गया। किसी यज्ञ में कोई भी बाधा आने पर उसका निवारण अथर्ववेद ही करता है। समझ रहे हैं? अगर किसी यज्ञ में बाधा आ रही तो अथर्ववेद से पता चले कि निवारण कैसे होगा। इसीलिए इसको ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद की संज्ञा प्रदान की जाती है। यहाँ पे हमने बताया था ब्रह्मवेद है। इस वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा या निरीक्षक कहा जाता है। सभी जो है यज्ञों का निरीक्षक कौन है? ब्रह्मा है। ये किसके पुरोहित हैं? अथर्ववेद के हैं। आइए अगला हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है, आदि शंकराचार्य का दर्शन क्या है? नंबर 1 है द्वैतवाद, नंबर 2 अद्वैतवाद, नंबर 3 है योग, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं है। देखिए इसमें है क्या? द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत। ये करते क्या है? ब्रह्म और जीव के संबंधों की व्याख्या करते हैं। और यह व्याख्या किस प्रकार की है? उसमें शंकराचार्य कहते हैं कि अद्वैत है, दो हैं लेकिन दो हैं भी नहीं। इस तरह का संबंध है कि वो दो, जो एक है वही दूसरा है, जो दूसरा है वही पहला है। तो शंकराचार्य का जो दर्शन है, इन्हें आदि शंकराचार्य कहते हैं, तो है अद्वैतवाद। समझ गए? इसलिए देखिए विकल्प 2 में क्या दिया गया है? अद्वैत दिया गया है। इसी तरह से रामानुज का है, क्या है? विशिष्टाद्वैत। मतलब इन दोनों में विशिष्ट प्रकार का संबंध है। इसी प्रकार से मध्व का है, मध्वाचार्य का द्वैतवाद। ये कहते हैं दोनों अलग अलग हैं, दो हैं। इसी तरह से निम्बारकाचार्य का है द्वैताद्वैतवाद। द्वैतवाद था द्वैतवाद। इसी तरह से विट्ठल का है शुद्धा द्वैतवाद। तो आप समझ गए होंगे कि ये मुद्दा कहाँ से संबंधित था। आइए क्वेश्चन नंबर 71 हम लोग कर लेते हैं।
अशोक के धम्म का सार किस अभिलेख में मिलता है? विकल्प 1 है द्वितीय स्तंभलेख, 3 है तृतीय स्तंभलेख, 4 है सप्तम शिलालेख, 5वां है इनमें से सभी ना। तो आइए परीक्षण करते हैं। जो द्वितीय स्तंभलेख में अशोक कहता है कियमचु धम्मे, मतलब धम्म क्या है, तो इसका मतलब उससे जुड़ा हुआ है। और सप्तम में उत्तर देता है कि उसके धम्म के तत्व क्या हैं। सप्तम में जो अपासिनवे, बहुकयाने, दयादाने, सचे सोचिए, माधवे, अपासिनवे, बहुकयाने, दयादाने, सचे सोचिए, माधवे साधवे, ये सब बातें करता है। और तीसरे में वह आसीनों की चर्चा करता है। आसीनों, इससे बचना चाहिए ना, प्रचंडय, क्रोधे, मनो, ईर्ष्या, इन सब की बात करता है। तो इस तरह से द्वितीय, तृतीय, सप्तम इन सब में है, इसलिए विकल्प नंबर 4 सही है। इसके अलावा भी 9वां, 11वां, 13वां जो उनका अभिलेख है उसमें भी है। आइए हम एक बार समझ लेते हैं। अशोक के धम्म का सार उसके द्वितीय, तृतीय और सप्तम स्तंभलेख में है। द्वितीय स्तंभलेख में कियमचु धम्म, खुद प्रश्न करता है धम्म क्या है। 7वें स्तंभलेख में अपासिन में, बहुकयाने, दयादाने, सचे सोचे, माधवे साधवे, चा कहता है। तीसरे स्तंभलेख में आसनों की चर्चा करता है, चंडीय, नुठुलिय, कोद, मनुष्या। अन्य शिलालेख है 9वें में धम्म मंगल, 11वें में धम्मदान और 13वें में धम्म विजय का उल्लेख अशोक द्वारा किया गया है। इस तरह से इतने अभिलेख हैं जो अशोक के धम्म के बारे में जानकारी हमको देते हैं। समझ गए? आइए हम लोग जो है अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 72 है, जैन धर्म ग्रंथों का प्रथम संकलन कहाँ हुआ था? विकल्प 1 है मथुरा में, 2 है वल्लभी में, 3 है कुंडलवन में, 4 है श्रवणबेल गोला में। जैसे हम लोग बौद्ध संगीति पढ़ते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ है, उसी तरह से 2 जैन संगीतियां हुई थी, जैन सम्मेलन हुए थे 2 जैन संगीतियां हुई थी। एक हुआ था पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के समय, दूसरा हुआ था वल्लभी में 512 ईस्वी में। वल्लभी में इसकी अध्यक्षता की थी देवर्धिगण क्षमा श्रवण ने, और इसी समय जो है जैन आगमों को अंतिम रूप से संकलित किया गया था। कहाँ पर? वल्लभी में। इसलिए देखें विकल्प 2 इसमें दिया गया है वल्लभी, यही वल्लभी वाला विकल्प सही होगा। जैन धर्म का निश्चित स्वरूप निर्धारित करने के लिए 512 ईस्वी में देवर्धिगण क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में वल्लभी में द्वितीय संगीति का आयोजन किया गया है। इसी संगीत में जैन आगमों या साहित्य को अंतिम रूप से संकलित कर उन्हें लिपिबद्ध किया गया। क्लियर? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा याज्ञवल्क्य स्मृति का टीकाकार नहीं है? विकल्प 1 विश्वरूप, 2 अपरार्क, 3 विज्ञानेश्वर, 4 क्या है? कुल्लूक भट्ट। तो इसमें चौथा विकल्प आप देख रहे हैं क्या है? कुल्लूक भट्ट। यही जो है याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार नहीं है। ये किसके हैं? ये मनुस्मृति के हैं, मनुस्मृति के हैं। और अपरार्क के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये कहाँ के राजा थे? शिलाहार के राजा थे, अभी उसकी देख लेंगे। तो इसमें कुल्लूक भट्ट जो है सही है, लेकिन हमें अपने आगामी परीक्षा के लिए जानना है कि याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार कौन कौन से हैं, मनुस्मृति के टीकाकार कौन कौन से हैं, उनके बारे में जानना है। याज्ञवल्क्य का टीकाकार हैं विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क। इनके बारे में पूछा गया है कौन एक टीकाकार थे, राजा थे, कोंकण के शिलाहार वंश के शासक थे अपरार्क। जो प्रश्न बनता है आपको पता होना चाहिए। कुल्लूक भट्ट मनुस्मृति के टीकाकार थे। इसके अतिरिक्त भावरुचि, मेघातिथि, गोविंदराज मनुस्मृति के अन्य टीकाकार थे। कुल्लूक भट्ट, भावरुचि, मेघातिथि और गोविंदराज, इन 4 नाम यहाँ रखिएगा याद।
3 नाम वहां याद रखिएगा, आपका परीक्षा में बेड़ा पार होता जाएगा। समझ रहे हैं? हाँ, ये सब याद रखिए, परीक्षा में आता ही है। चलें, 74 है क्वेश्चन, सोने के सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किए? विकल्प 1 मौर्य वंश, विकल्प 2 है रोमन, विकल्प 3 इंडो ग्रीक है, विकल्प 4 क्या है? गुप्त काल। तो कह रहा है कि सर्वप्रथम किसने किया था? हिंद यूनानियों ने किया था। हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक विकल्प में है, इन्होंने सोने के सिक्के प्रारंभ किए थे भारत में। और अगर विकल्प में कुषाण शासक आता है तो बिम कटफिसेस को हम लोग लगाते हैं, उसको बाद में देख लेंगे। इसमें विकल्प 3 सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने प्रारंभ किए? इंडो ग्रीक ने। मौर्य वंश में सोने के सिक्का जारी नहीं हुआ था, आहत सिक्के चलते थे, मुख्यतः चांदी हुआ करते थे। आईएएस को देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में घुमा घुमा के पूछता रहता है, आप घूमे ना, इसके लिए है, इसको समझ लें। भारत में सर्वप्रथम हिंद वंश शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। इसी समय हिंद यवनों के प्रभाव से लेख युक्त सांचे में ढली मुद्राएं प्रचलित हुई। अगर ये पूछता है लेख युक्त स्वर्ण सिक्के किसने चलवाए थे, तो यही उत्तर आएगा। हिंद यवन शासकों ने सर्वप्रथम द्विलिपि लेख युक्त सिक्का प्रचलित किया, जिसका अनुसरण कालांतर में शकों कुषाणों आदि द्वारा किया गया। इसी समय यूनानी शब्द द्रह्म का प्रयोग भारत में शुरू हुआ, जो सिक्का के लिए प्रयुक्त होने लगा। हिंद वंश शासकों का एक सिक्का द्रैक्स था, जो वजन में 67.2 ग्रेन चांदी का होता था। द्रैक्स कभी पूछ ले, द्रैक्स चांदी के कितने ग्रेन के बराबर होता था? 67.2 के। हिंद यवनों का जो स्वर्ण सिक्का था उसका नाम था स्टेटर। इंडो ग्रीक द्वारा जो स्वर्ण सिक्का जारी किया गया था उसका क्या नाम था? स्टेटर था। सातवाहनों ने देखिए चांदी, तांबा, प्रोटीन, शीशे आदि के सिक्के जारी किए, जिन पर जहाज, मछली, उज्जैनी चिन्ह, शंख, स्तूप के चित्र बने हुए थे। एक प्रश्न और पूछता है बार बार, जिसमें विकल्प कटफिसेस देता है, तो कुषाणों बिम कटफिसेस द्वारा ही भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का जारी किया गया। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के कुषाणों ने ही जारी किया था। समझ गए? अगर विकल्प में हिंदवन ना हो करके कुषाण वंश दिया गया है तो बिम कटफिसेस पर हमारा उत्तर सही लगाया जाता है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर है 75 है, नाट्य शास्त्र किसने लिखा था? विकल्प 1 भवभूति है, विकल्प 2 भारवी है, विकल्प 3 भरत हैं, विकल्प 4 क्या है? मतंग है। नाट्य शास्त्र की रचना की थी भरत मुनि ने। किसने किया था? इन्हें भारत में नाट्य या नाटक विधा है का जनक माना जाता है भरत मुनि को। इसलिए इसमें देखिए विकल्प 3 क्या लिखा है? भरत है। यही विकल्प इसमें, विकल्प 3 इसमें सही विकल्प है। आइए देखते हैं। नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की। यह भारतीय प्रदर्शन कलाओं का संस्कृत में एक प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें नृत्य, नाटक, संगीत, काव्य जैसे विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई है। इसकी रचना अनुमानतः ईसा पूर्व 2री शताब्दी से 3री शताब्दी के मध्य की मानी जाती है। इसमें कुल 36 अध्याय और 6000 श्लोक हैं। इसमें रसा सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। 9 रस हैं, श्रृंगार रस, वीर रस और रसा सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन है, जिसमें 9 रसों का वर्णन है। भरत मुनि को भारतीय नाट्य कला का जनक माना जाता है। भरत मुनि को भारतीय नाट्य कला का जनक माना जाता है। इस तरह से हम लोग जो है आज अपनी क्लास समाप्त करते हैं। अब आप लोगों को क्लास समाप्ति के बाद अपना फीडबैक देना है, वो बहुत ज़रूरी है। और फीडबैक आप लोग कैसे देंगे? लाइक और कमेंट के माध्यम से आप दीजिए। और किसी भी प्रश्न को समझने में
कहीं भी कठिनाई का सामना आपको करना पड़ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना जो समस्या है उसको लिखिए। आपको ससमय और समुचित जानकारी आपको दी जाएगी, समस्या का समाधान किया जाएगा। आप सब लोग जो है पूरी तन्मयता से पूरे क्लास में बने रहें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास हम लोग अति शीघ्र करेंगे।